स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप स्टडी करेंगे उसके 3 टाइप्स बताए गए, माइक्रो स्टडी, कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिक्स एंड माइक्रो डायनेमिक। ठीक है, इसमें आपको जो फर्स्ट है वो है आपका माइक्रो स्टडी। माइक्रो स्टडी क्या होता है, इसको हम जो है हिंदी में सूक्ष्म स्थितिकी के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म स्थिति की विश्लेषण में किसी दी हुई समय अवधि में संतुलन की विभिन्न मात्राओं, जो हमारा संतुलन होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, संतुलन की विभिन्न मात्राओं के मध्य जो है पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है कि इनके बीच जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, उस संबंध में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है, कि जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, एक निश्चित समय बिंदु तक स्थिति होता है, उसके बाद वो बैलेंस जो होता है हट जाता है। आप लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में संतुलन की बात कि उसका क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप रख रखे हो वो बैलेंस में रहेगी कुछ टाइम तक, उसके बाद क्या होने शुरू हो जाती है, इम्बैलेंस होने लगती है। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो या किसी भी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ तो माइक्रो स्टडी वाले क्या मानते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये क्या करते हैं, इस स्टडी में मान के चलते हैं कि कोई भी जो वस्तु हो सकती है वो एक टाइम तक, एक लिमिटेड टाइम तक क्या हो सकती है, संतुलन की स्थिति में रहती है, और एक लिमिटेड टाइम खत्म होने के बाद क्या होती है, वह संतुलन की स्थिति से हट जाती है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज़ हो जाती है। फिर क्या है, कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक्स। कंपैरेटिव वाले क्या कहते हैं, इसे हम तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी के नाम से भी जानते हैं। तुलनात्मक सूक्ष्म स्थिति की विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं के बीच एक टाइम पीरियड है, उसमें क्या हो रहे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। बहुत सारे संतुलन हैं, उनका क्या करता है, तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करता है। परंतु यह पुराने संतुलन के बीच संक्रमण काल पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। परंतु जो पहला था हमारा, जो लौट के चला गया है, उसके बारे में क्या करता है, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता है, उसके बारे में कुछ भी हमें नॉलेज प्रोवाइड नहीं कराता है। यह विश्लेषण एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचता है, परंतु यह नहीं बताता है कि संक्रमण काल क्या था, कि जो हमारा संक्रमण का जो पीरियड था वो क्या था, कैसे था, उसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं प्रोवाइड कराता है। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, मांग और पूर्ति के संतुलन के परिणाम स्वरूप बाजार में किसी वस्तु की कीमत 15 रुपये तय होती है। मांग हो रहा है, डिमांड हो रही है, और जो सप्लाई हो रही है, उन दोनों में क्या है, बैलेंस है। उन दोनों में बैलेंस के बीच जो कोई प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, 15 रुपीज़ फिक्स की गई है। अब किन्हीं कारणों से मांग में पूर्ति भी संतुलन टूट जाता है। वो कैसे संतुलन टूट सकता है, आप लोगों का मान लीजिए वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मार्केट में उसको क्या होगा, सप्लाई के लिए निकाला, सप्लाई निकालने के बाद क्या हुआ, जब वो प्रोडक्ट लोगों ने यूज़ किया तो पहले उसमें क्या था, एक तरीके से बैलेंस था, पर लोगों को यूज़ करने के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों को वो अच्छा लगा, कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। तो जिन लोगों को अच्छा लगा उन्होंने तो बाद में भी लिया, उसको परचेज़ किया, पर जिन लोगों को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा उन्होंने उसको स्किप कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों के बीच जो था संतुलन टूट चुका है। ऐसे ही आपको माइक्रो स्टडी में जो बताया था, माइक्रो स्टडी में भी वो यही बताना चाहते थे कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो संतुलन हो सकता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, और जब वो टाइम बीत जाएगा तो उसके बाद उनके बीच में से जो संतुलन होता है वो हटता चला जाता है। तो अब जब कंपैरिजन किया, इन्होंने दो वस्तुओं का लिया कि डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड एंड सप्लाई के लिए क्या होगा, एक टाइम तक तो हमें कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा, पर कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो बैलेंस खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप ट्रेड साइकिल पढ़ेंगे इसमें, तो ट्रेड साइकिल में यही चीज़ बताई जाती है कि जो हमारा ट्रेड साइकिल होता है उसमें क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी बूम आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, उसमें आपको रिग्रेसिव मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको रेसेशन मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, उसमें फिर रिकवरी मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके बीच क्या हो गया, बैलेंस टूट गया। सप्लाई, आप देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में एकदम से आते हैं तो उनके बीच जो है सप्लाई और डिमांड का रिलेशन बहुत इक्वल चलता है, पर आफ्टर सम टाइम उनके बीच से वो रिलेशन टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या पता कुछ कमी आ जाए, या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा दी जाए, उसके प्राइस बढ़ा दिए जाए, उसकी पैकिंग अच्छी ना लगे अट्रैक्टिव, उसमें जो क्वांटिटी है वो उसकी लेस कर दी जाए। तो उस कारण से क्या होता है, कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण से हमारा जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है।
इन्होंने बताया है कि उसकी कीमत क्या करी, 15 रुपये तय करी, पर किसी कारण से बाजार में किसी वस्तु की कीमत 15 रुपये तय हुई। अब किन्हीं कारणों से मांग व पूर्ति का पुराना संतुलन टूटता है और नए संतुलन में वस्तु की कीमत 10 रुपये तय होती है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उस वस्तु के क्या हो जाए, नए कॉम्पिटिटर्स आ जाए। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई शॉप खोली है और वो प्रोडक्ट आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरा कोई व्यक्ति आपके पास में आ जाए आपको कॉम्पिटिशन देने के लिए, वो भी सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दे। तो जब वो भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा तो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी जो सेलिंग थी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। उस सेलिंग के कारण जो यदि आप पहले प्रोडक्ट 15 का बेच रहे थे तो आज आपको 10 का बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन के कारण वो तो आपको क्या कर रहा है, वो 10 का बेच रहा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, 10 का बेचना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके कस्टमर हैं वो सारे के सारे क्या चले जाएंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में। इसमें बताया गया है सूक्ष्म स्थिति की विश्लेषण इन दोनों की आपस में तुलना को तय करता है। जो हमारा ऊपर वाला है वो क्या करता है, इन दोनों की जो तुलना होती है उसको तय करने का काम वह करता है। अब इसने बताया, परंतु यह नहीं बताता है कि नया संतुलन किस क्रिया में स्थापित है। अब ये नहीं बताएगा ये कि जो हमारा बैलेंस आया है उसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी एक्टिविटी है। उसका पहले का था कि 15 में सेल भी अच्छा हो रहा था और प्रोडक्ट बन भी अच्छा रहा था, जितनी सप्लाई हो रही थी उतनी ही डिमांड हो रही थी उसकी। इस प्रकार सूक्ष्म स्थिति के विश्लेषण में केवल 2 स्थिर चरों की ही तुलना की जा सकती है। इन्होंने कहा है कि इसमें जो हम स्टडी कर सकते हैं केवल वो 2 ऐसे चर होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा अन्य चर आ जाते हैं तो उनकी स्टडी करना हमारे लिए क्या हो सकता है, टफ पड़ता है हमको। फिर लास्ट जो आपका है उसको हम माइक्रोडायनेमिक के नाम से जानते हैं कि माइक्रोडायनेमिक क्या होता है। इसको हम सूक्ष्म प्रावैगिकी के नाम से भी जानते हैं। इस विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। जो हमारा पहला संतुलन चल रहा था उससे हम क्या करते हैं, हम नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन के संक्रमण काल को भी प्रभावित करता है। जो उनमें संक्रमण था उसको भी ये क्या करता है, इफेक्टेड करता है। आप एग्जाम्पल देखिए कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन परिणाम होती है। क्या होती है कि वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति का जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, उसका ही तो एक रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करती है। अब मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की डिमांड घट जाती है, ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट नया आ गया, पहले क्या करते थे 1-2 साबुन आती थी तो उन्हीं की डिमांड होती थी। अब इतनी सारी उसके बदले में रखी गई हैं उसके बराबर में कि आजकल हर प्रोडक्ट के साथ में कई उसके ऐसे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड डेफिनेटली कम होनी स्टार्ट हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। अब मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग घट जाती है। कई बार क्या होता है, बाजार में जो प्रोडक्ट है उसकी मांग जो होगी, डिमांड जो होगी वो घटने स्टार्ट हो जाती है। मांग के घट जाने से बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा। अब अगर उसकी डिमांड घटनी स्टार्ट होगी तो उन दोनों के बीच जो बैलेंस था वो क्या हो जाता है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, टूट जाएगा। एक संभावना यह भी है कि वस्तु की एक कीमत पर नया संतुलन स्थापित होने से पूर्व ही असंतुलनों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई हो। उसमें क्या बताया गया कि बहुत सारा संतुलन स्थापित होने से पहले क्या होगा, संतुलनों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई हो। और यह विश्लेषण उन सभी घटनाओं का पूर्ण अध्ययन करता है। और जो यह वाला विश्लेषण है कि क्यों ऐसा हुआ कि उनका जो है रिलेशन टूटा। रिलेशन मतलब कि डिमांड और सप्लाई के बीच जो पहले रिलेशन चल रहा था कि जितनी डिमांड सप्लाई होती है उतनी ही डिमांड हो रही थी। तो अब ये उन रीजंस को, उन फैक्टर्स को एनालाइज करता है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण ऐसा हमें देखने के लिए मिला। बताया गया है कि जो पुराने संतुलन में बाधा डालने और नए संतुलनों में स्थापित होने तक संक्रमण काल में घटित होते हैं। दूसरे शब्दों में इस विधि के द्वारा संक्रमण काल की सारी घटनाओं का पूरा चित्र प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारी माइक्रोडायनामिक होती है उसके द्वारा जो हमारा संक्रमण काल है उसकी जितनी भी घटना होंगी उस काल में, उन सब की हम स्टडी क्या करते हैं, इसमें करते हैं। तो आज आपके लिए है टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टाइप्स हैं। माइक्रो स्टडी, कंपैरेटिव माइक्रो स्टडी, माइक्रोडायनेमिक, इसके बारे में स्टडी करी है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा कि माइक्रो स्टडी क्या होती है, कंपैरेटिव माइक्रो स्टडी क्या होती है और माइक्रोडायनेमिक क्या होता है। इसके रिलेटेड ही आपके पेपर में पूछा जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।